आज जो हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षार्थी की विशेषताएं। और शिक्षार्थी कौन से? लर्नर्स। शिक्षार्थी मतलब लर्नर्स या स्टूडेंट्स, सीधे सिंपल भाषा में हम कह लें कि स्टूडेंट्स की विशेषताएं। तो कौन से स्टूडेंट्स? तो हमारे सिलेबस में है किशोर और वयस्क, कहते हैं ना, एडोलसेंट और एडल्ट। तो एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर जो हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको कैसे टीचिंग होनी चाहिए, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और उसमें भी कहा गया है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, ये चार आधार पर इनकी विशेषताओं को हम देखेंगे। यानी दोनों में चारों विशेषताएं के आधार पर हम बांटेंगे। कौन कौन सा? एकेडमिक, उसको शैक्षणिक हुआ, सोशल सामाजिक हुआ, इमोशनल भावात्मक हुआ, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक हुआ। तो इन चार आधार पर उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं, ये भी देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग कल देखेंगे। आज यहाँ तक इसको कर लेते हैं कंप्लीट। अब है शिक्षार्थी, लर्नर। लर्नर मतलब जो सीखने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, जितने हम सब ऐसे लर्नर हैं, शिक्षार्थी हैं। अधिगम करता है, अधिगम करता है मतलब सीखने की जिनमें ललक होती है, कुछ सीखना है, और वो जीवन पर्यंत चलता है। और वो हम लोगों ने देखा था, जो लर्निंग होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल लर्निंग हमारा जीवन पर्यंत चलता है, और फॉर्मल लर्निंग जो है, इनफॉर्मल हर जगह चलता है, हर पल चल सकता है। और फॉर्मल लर्निंग में जो है हमें इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ता है, स्कूल से, कॉलेज से जुड़ना पड़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है। अब शिक्षार्थी यानी लर्नर हम समझ गए। इसका अर्थ होता है अध्ययन करने वाला, और कई और नाम है, जैसे उसको शिक्षार्थी आप कह लो, विद्यार्थी कह लें, छात्र कह लें, या अधिगम करता कह लें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। बेसिकली जो ये टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो हम करते हैं, इसके लिए इतना सारा कुछ तामझाम होता है, पूरे देश में इतना खर्च करती गवर्नमेंट। इसका केंद्र बिंदु कौन है? इसके सेंटर में कौन है? क्या टीचर सेंटर में है, क्या सिलेबस सेंटर में है, या स्टूडेंट सेंटर में है? तो स्टूडेंट। सेंटर है स्टूडेंट, यानी कि शिक्षार्थी, लर्नर यानी अधिगम करता ही सेंटर में। अगर अधिगम का सीखने वाला ही नहीं होगा तो स्टूडेंट, बिल्कुल सही, सीखने वाला ही नहीं होगा तो स्कूल की बिल्डिंग का क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा काम? टीचर किसको सिखाने के लिए आएंगे? तो केंद्र बिंदु वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। अब क्या होता है, जब कुछ कुछ मैसेज था, शुरुआत में क्या होता है, जो अधिगम करता होता है, यानी जो छात्र होता है, वो बचपन से, बालक जो है धीरे 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 बड़े होकर के, हम भी कभी बालक थे, आप भी कभी बालक थे, और धीरे धीरे बड़े होकर के हम इस अवस्था तक पहुंचे। तो शुरुआत में हम इमेच्योर होते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, हम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं होता इमेच्योर से अचानक से हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारी एज अचानक से चेंज हो जाती है, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, और ये चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। इसीलिए टीचिंग में इन बातों का ख्याल रखा जाता है। कहते हैं धीरे धीरे सामाजिक, सांस्कृतिक इन गुणों का विकास होता है, शिक्षण को हम आत्मसात करते हैं, और फिर हम मैच्योर की श्रेणी में आते हैं। यह परिपक्वता कैसे आती है? तो टीचिंग के द्वारा आती है, शिक्षण के द्वारा आती है। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर्स जो है, वो अगर हम ऐसे मोटा मोटा देखें तो चार आधार पर करते हैं। अधिगम के आधार पर, यानी सीखने के आधार पर, श्रवण के आधार पर, श्रवण, यहाँ श्रवण का बहुत विस्तृत वहां अर्थ बताया गया, अभी हम लोग विस्तार में देखेंगे। वैचारिकता के आधार पर और रचनात्मकता के आधार पर, इन चार आधार पर स्टूडेंट्स का कैटेगराइजेशन होता है, उनकी कैटेगरी बांटी जाती है। तो पहला हम लोग देखते हैं अधिगम के आधार पर कैसे जो है स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के जितने तरीके हैं, जैसे कि सीखने के दौरान अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपको वीडियो चला करके सिखाया जाता है, कई बार आपको चित्र और प्रदर्शनी के द्वारा सिखाया जाता है। और हम लोग जानते हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, तो साल में 2 से 3 उनका ट्रिप लगता है। छोटे बच्चों का शहर के अंदर ही लगता है, बड़े बच्चों का शहर से बाहर उनका ट्रिप लगता है। उस दौरान किसी गुरुद्वारे में या किसी जो है
और चित्रशाला में या म्यूजियम में ले जाया जाता है, उसके द्वारा उनको सिखाया जाता है। तो उसको जो श्रेणी बांटी गई है वो ऐसे है कि दृश्य संबंधी, यानी कि, हाँ स्क्रीन इनलार्ज कर दिया है, अभी अभी बढ़ाया है। दृश्य संबंधी यानी कि चित्र और प्रदर्शनी। तो क्या हुआ, दृश्य मतलब देखना, तो चित्र लगाया या कोई प्रदर्शनी है तो उसके माध्यम से सीखने का प्रोसेस चलता है। श्रवण संबंधी, शब्द और ध्वनि, कोई ऑडियो चला दिया, जैसे रेडियो सबसे अच्छा उदाहरण है कि शब्द और ध्वनि है। किसी महान पुरुष का कोई ऑडियो है और आप उनके बारे में पढ़ा रहे हो, कि मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और हमने एक उनका ऑडियो चला दिया, कहा आप सुनो उनकी आवाज कैसी थी और उन्होंने क्या भाषण दिया था, तो हमने एक ध्वनि चला दी। तो श्रवण संबंधी, स्टूडेंट उसको गौर से सुना, अच्छा ये इतने साल पहले हुए थे अब तो है नहीं, और उनकी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। सहज ज्ञान संबंधी, तो सहज जो साधारण, मतलब ऐसा ज्ञान जो सहजता से प्राप्त हो जाए, तो उसमें क्या होता है, अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति होती है, उसके द्वारा हम सीखते हैं। आगमनात्मक, यानी कि तथ्यों से अवधारणा विकसित करना, कोई फैक्ट्स आपके सामने पहले रखा जाता है और उस फैक्ट्स से उसका विश्लेषण किया जाता है, एक अवधारणा बनाई जाती है, एक कंसेप्शन बनाया जाता है। यानी तथ्य, फैक्ट्स पहले, उस फैक्ट्स से आपकी अवधारणा बनती है। और निगमनात्मक में क्या होता है, पहले पूरी अवधारणा लंबी चौड़ी विश्लेषण दे दिया जाता है, उससे तथ्य की और उससे फैक्ट्स निकालने की बात होती है। एक दूसरे का ये विपरीत होता है। सक्रिय क्या होता है, भौतिक गतिविधियां कुछ कराई जाती है, क्लास में कोई एक्टिविटी आपको करा दिया गया कि एक बच्चा खड़े हो जाओ, आंख में पट्टी बांध लो, इस तरह से भी बहुत सारी एक्टिविटी साइकोलॉजी के हिसाब से कराई जाती है। चिंतनशील, विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण, तो ये सब किसमें आता है, ये सब सिखाने का एक तरीका है। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम, लर्निंग के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है, किसका, टीचिंग का। तो टीचिंग का और शिक्षार्थी जो है उनके लिए ही है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग, सुनने के आधार पर भी जो है उनका क्लासिफिकेशन होता है। यानी स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन टीचिंग के अंतर्गत सुनने के आधार पर कैसे होगा, तो कहते हैं कुछ शिक्षार्थी क्या होता है, सुनने की उसकी क्षमता बेहतर होती है, वो समझने के लिए सुनते हैं। और कुछ शिक्षार्थी ऐसे होते हैं कि दूसरों को पिन करने के लिए सुनते हैं, कि कोई चीज ऐसा सुनेंगे उसमें से कमियां निकाल करके अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो सुनने की, जो जैसे अभी क्लास में बहुत सारे लोग सुनते हैं या कोई व्याख्यान होता है बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग जो सुनते हैं उस सुनने में सबका ग्रहण करने का जो दिमाग की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए श्रवण को 4 प्रकार की उसकी शैली विकसित की गई है, बताया गया है। क्या बताया गया है, एक बताया गया है सक्रिय श्रवण, अभी समझ में आ जाएगा आराम से। सक्रिय श्रवण में क्या होता है, कहते हैं इस श्रवण के अंतर्गत एक्टिव लिसनिंग होती है, यानी कि जैसे अभी मान ले कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो सारे लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें हमें सुनना है। यह उद्देश्य पूर्ण होता है कि हम ऐसा सुन लें कि हमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। अभी आपका जो श्रवण है, आपकी हियरिंग जो है, आपकी लिसनिंग जो है, वो उद्देश्य पूर्ण है। इसके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है, नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है इसलिए हमें ये सुनना है, नहीं तो कोई सुनने नहीं आते। फिर क्यों हमारे पास अभी जो है 25-35 लोग ही हैं, नहीं तो 100-200 लोग होते। तो 35 लोगों का जो उद्देश्य है इस वजह से आते हैं। दूसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूति श्रवण। एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या होता है, इसमें दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि उसमें फैक्ट्स को नहीं उस पर ध्यान होता है हमारा, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या कह रहा है उससे उस व्यक्ति के बारे में हम अवधारणा बनाएंगे कि व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या सोचता होगा, वो उत्तेजित होने वाला है या शांत प्रकृति का है। तो इसमें उस कहने वाले को, जो व्याख्यान दे रहा है, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, तो इसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी सहानुभूति श्रवण। तीसरा जो होता है श्रवण की कैटेगरी होती है सुनने वाले की, शिक्षार्थी की, वो होती है मूल्यांकन और आलोचनात्मक। वो पहले क्या करेगा, इवेल्युएट और क्रिटिकल लिसनिंग होती है। वो इसलिए सुन रहा है कि वो जो टॉपिक है उसको पहले इवेल्युएट करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, और उसमें कोई कमी है तो उसका जो है क्रिटिकल, उसमें परिशुद्धता बताएगा, नहीं ये कमी है मेरे विचार से,
और इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसमें वो अपना तर्क भी देगा। कोई सिद्धांत पहले है तो उस सिद्धांत को भी वहां रखेगा। तो इसमें सुनने वाला वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन भी करता है और अपनी तरफ से तर्क भी देता है। तो छात्रों में ही ये सारे गुण होते हैं। उसके बाद है सराहनात्मक श्रवण, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। इसमें क्या होता है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग में क्या होता है, इसमें मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली बातें, भावनात्मक रूप से प्रेरण करने वाली जानकारी शामिल होती है। कई बार होता है ना कि हम बहुत मन उदास है, नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है, बच्चों में नई उत्सुकता जाग रही है सीखने की, तो उनके लिए कुछ चुटकुला वगैरह या कुछ मनोरंजन की व्यवस्था कर दी जाती है। और कहता है आज नहीं पढ़ाई करेंगे, आज हम रिलैक्स रहो। बेसिकली वो पढ़ाई नहीं करने के लिए नहीं होता है, पढ़ाई की तरफ ले जाने के लिए वो कहा जाता है कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे। तो उस समय वो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है, खेल खेल में उसको चीजें समझा दी जाती है। फिर कई बार क्या होता है, भावनात्मक रूप से भी उनको मोटिवेट किया जाता है। जैसे कि बड़े बच्चे होते हैं, कॉलेज में आप चले गए और आप जो है कॉलेज में जाके मान लो आप बदमाशी कर रहे हैं, अब टीचर आपको डंडों से पिटाई तो करेंगे नहीं। तो वहाँ क्या कहा जाता है, देखिए वहां पर इसका बड़ा जो है इस लिसनिंग का इंपॉर्टेंस होता है। वहाँ टीचर आपको कहते हैं देखो, सब बैठ के आराम से कहते हैं देखो, अब आप बहुत जिम्मेदार हो, आपकी एज ऐसी हो गई, आप बहुत सारे स्टेजेस को पार करके आए हुए हो, और हम जानते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे घरों से, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, और जो आज गलती हो गई है पता नहीं किसने की है, ऐसी उम्मीद आपसे नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, हम ये जानते हैं। अब बच्चा कुछ बोल भी नहीं पाता और आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगा, इसकी भी पूरी उम्मीद होती है। तो ये आएगा आपको एप्रिसिएटिव लिसनिंग में। तो जो बोल रहा है एप्रिसिएशन के लिए बोल रहा है, जो सुन रहा है उसके अंदर सराहना उसकी हो रही है और वो अपने आप को करेक्ट करता है। ये हमारा था श्रवण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग की 4 कैटेगरी थी, यानी सुनने वाले की भी 4 कैटेगरी थी। अब है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल, यानी कि सोचने पर। ये तो सुनना हुआ, सोचने का भी क्षमता सबके अलग अलग होती है। रजनीश जी की सोचने की क्षमता अलग होगी, बिरा किशोर जी की अलग होगी, ठीक है, शालिनी जी की अलग होगी। सब एक ही विषय पर, एक ही तथ्य पर सब अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो लर्नर्स के सोचने की शैली अलग अलग होती है, जैसे 4 शैली इसमें बताई गई है टीचिंग एप्टीट्यूड में। कैसे, एक कहा गया रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। एक थिंकर्स, अगर मान लीजिए जितने लोग अभी क्लास में हैं उनकी कैटेगरी बांट दे तो कुछ हो सकता है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में आए, यानी चिंतनशील विचारक होंगे। कुछ क्रिएटिव थिंकर्स होंगे, रचनात्मक विचारक होंगे। कुछ प्रैक्टिकल थिंकर्स होंगे, व्यवहारिक विचारक होंगे। कुछ कंसेप्चुअल थिंकर्स होंगे, यानी वैचारिक विचारक होंगे। ऊपर वाला व्यवहारिक है, नीचे वाला वैचारिक। अब इसमें अंतर क्या है चारों में, कहते हैं जो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स होंगे यानी चिंतनशील विचारक होंगे, वो हमेशा किसी विषय के बारे में नई जानकारी लेना चाहता है और उस पर जो है तर्क करके और नई चीजें प्रयास करता है सीखने की। उसमें भावुकता का भी अंश होता है। अब जैसे आज ही ऐसा उदाहरण मेरे सामने आया, मैं योग कराने गया हुआ था शाम को, तो वहां पर योग कराने के दौरान जिनको करा रहा था उनके पिताजी की उम्र 102 साल है। तो जब मैं योग कराने जाता हूँ तो वो भी आकर के कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। अब सोचिए 102 साल के, लेकिन उनके अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकर्स की श्रेणी में मैं उनको रखता हूँ। क्यों रखता हूँ वो बताता हूँ। वो आके बैठ गए। बाकी दिन जब बैठते थे तो मैं जैसे जैसे करता था उनके हिसाब से इनको बता दिया ये कर रहे हैं, उनके हिसाब से। अब बुजुर्ग आदमी 102 साल के, तो थोड़ा बहुत हाथ चला लीजिए, थोड़ा मुट्ठी बंद कर लिए, थोड़ा ताली बजा लीजिए, थोड़ा थोड़ा गर्दन हिला लीजिए, ये सब मैं बताता था। वो कर लेते थे और चले जाते थे। लेकिन आज उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछ दिया। उन्होंने कहा कि आप एक बात बताओ, योग कितने होते हैं, कितने आसन होते हैं बताओ। अचानक से मुझे लगा कि शायद जानते हैं और मेरी परीक्षा ले, क्योंकि 102 साल के हैं। आप सोच सकते हैं 102 साल और बिल्कुल माइंड से बिल्कुल क्लियर है, दिमाग बिल्कुल जो है मस्तिष्क एकदम क्लियर और इतना शार्प है कि क्या कहना। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ शायद मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो ठीक है, हमने कहा कि अब जितनी योनियां उतनी आसन बताए गए हैं
और उसमें भी 84 आसन प्रमुख बताए गए हैं। उसमें भी घिरण संहिता में 32 प्रमुख बताए गए हैं, हठ प्रदीपिका में 15 बताए गए हैं। और उसमें भी अगर एक ही आसन को लें तो वो सिद्धासन होता है, सबसे प्रमुख बताया गया है कि सिद्धासन में आपको ध्यान वगैरह अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, उनका फिर से बताना क्या कहा। हमने कहा सिद्धासन का, अच्छा सिद्धासन का, ठीक है। लेकिन उनका चिंतनशील विचारक थे, उन्होंने तुरंत ही कहा कि सिद्धासन तो मुझसे लग नहीं पाएगा, कैसे करते हैं करके दिखाओ। तो मैंने जिस करके बताया कि ऐसे सिद्धासन लगाते, उन्होंने कहा ये तो मुझसे नहीं लग पाएगा कौशल, क्योंकि अब मेरी उम्र देखो ऐसी है, उम्र की भी उतनी बात नहीं है। मेरा ना ये एक्सीडेंट हो गया तो मेरा कुल्हा जो है टूटा हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं बैठ पाऊंगा, तो वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार। अब देखिए तब मेरा दिमाग काम किया कि वो इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि मेरा टेस्ट ले रहे थे, वो इसलिए पूछ रहे थे कि उनके अंदर उत्सुकता थी, वो नई जानकारी लेना चाह रहे थे। और भावुकता का भी अंश इसमें था कि वो कह रहे थे कि मेरा तो कुल्हा टूटा हुआ, ऑपरेशन बहुत पहले हुआ है, और मैं ऐसे बैठूंगा तो मुझे दिक्कत होगी, मैं नहीं बैठ सकता हूँ ऐसे। अब वही चीज अभी जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज अचानक से मेरे दिमाग में आई, एक चिंतनशील विचारक। अब देखिए इनफॉर्मल लर्निंग उनकी चल रही है, वो चाह रहे हैं लर्निंग करना 102 साल में भी, तो वो होंगे रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। दूसरा है रचनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर्स। क्रिएटिव थिंकर्स कौन होंगे? जो आनंद में नई जानकारी दे देते, क्रिएटिव होते हैं विचारक, वो बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं। वो क्रिएटिव आदमी वैसे भी तनाव नहीं लेता है। इसको इंग्लिश में कहे टू प्ले विद न्यू इंफॉर्मेशन, वो नई जानकारी के साथ खेलते हैं और उसी में से कुछ नई जानकारी आपको दे देंगे, आनंद आनंद में, खेल खेल में दे देंगे। या कोई चीज बताएंगे तो आपको कुछ ग्राफिक्स बनाकर बता देंगे, कोई फोटो बनाकर बता देंगे, कुछ वीडियो बनाकर बता देंगे, तो वो क्रिएटिविटी के साथ जो है वो चीजों को जोड़ते हैं। एक चीज जो आप पढ़ा रहे हैं वो अपने क्रिएटिविटी लगा करके उसको समझाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको कहेंगे क्रिएटिव थिंकर्स, यानी रचनात्मक विचारक। उसके बाद आता है व्यवहारिक विचारक। व्यवहारिक विचारक जो होता है ये हमेशा तथ्य, फैक्ट्स की तलाश में होता है। आपने कुछ कह दिया, कहा इसके फैक्ट्स बताओ क्या है, ये तो सिद्धांत हो गया, आपने थ्योरी दे दी, लेकिन फैक्ट्स कहाँ है इसमें? क्या ये व्यवहार में सही है भी, क्या ये व्यवहार के लायक है भी? तो वो हर थ्योरी को ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सरल उपाय क्या है, इसको व्यवहार में हम कैसे ला सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है या सिर्फ सिद्धांत तक सीमित है। वो जल्दी संतुष्ट नहीं होते हैं। जो व्यवहारिक विचारक होते हैं कहते हैं ये व्यवहारिक बातें नहीं है, व्यवहारिक बातें करो, फैक्ट्स बताओ। तो कहते हैं जो सिद्धांत पता है उसको व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं, क्या ये व्यवहारिक है? नहीं है तो हम इसको खारिज करते हैं, इसको इसमें संशोधन करो। ये हुए व्यवहारिक विचारक। प्रैक्टिकल थिंकर्स, वो हर चीज को उसी दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं व्यवहारिक ना होकर कहते हैं आदर्शवादी लोग हैं, कहते हैं ना ये बड़ा आदर्शवादी है। भले ही वो व्यवहारिक, वो व्यवहार ना हो, लेकिन आदर्श उनका बहुत पक्का होता है। उसके बाद आता है चौथा वाला, वैचारिक विचारक। वैचारिक विचारक को इंग्लिश में कहते हैं कंसेप्चुअल थिंकर्स। वैचारिक विचारक क्या होता है? वो पहले से ही किसी विचार को लेकर के उस पर दृढ़ रहता है, उसमें वो संशोधन के लिए तैयार नहीं होता है, नई जानकारी सहज रूप से स्वीकार नहीं करता है। कहेंगे ऐसे कौन लोग होते हैं? अभी आपकी क्लास में ये उदाहरण हुआ, हरिओम कहा तो उन्होंने कहा नहीं ओम हरि, क्योंकि वो ओम हरि पर उनका जो है विचार बिल्कुल दृढ़ है, तो उन्होंने बड़ा कठोर रूप से इस बात को काट दिया। तो ये वैचारिक विचारक की श्रेणी में वो आएंगे, लेकिन वैचारिक विचारक में भी थोड़ी शालीनता रहनी चाहिए। आप लोग अगर वैचारिक विचारक हैं तो शालीनता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये उदाहरण के लिए, इस उदाहरण में शालीनता को हटा दें तो वैचारिक विचारक ही वो माने जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से एक विचार है जो में है, और ठोस रूप होने की वजह से वो नए विचार को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गया चारों? अब चौथा जो है रचनात्मकता के आधार पर हम बांटेंगे, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स का, तो इसमें है 5E दृष्टिकोण।
इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबरेट और इवेलुएट। मूल्यांकन, इंगेज करना। अब इंगेज में क्या होगा, ये रचनात्मकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी के आधार पर 5 कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है, इंगेज करना मतलब छात्रों को इंगेज करके, ऐसे छात्र जो आसानी से इंगेज भी हो जाते हैं और टीचर उनकी क्वालिटी को जानते हैं कि इनको इंगेज करना पड़ेगा, नहीं इंगेज नहीं करेंगे तो ये सीख नहीं पाएगा, इसका ध्यान भटकता रहता है, इसीलिए इसको इंगेज करना, एकदम पर्सन टू पर्सन नाम लेकर के बार बार कि विराट किशोर जी, पुंडलिक जी, जो भी नाम है वो नाम लेकर के बार बार करेंगे, ये बताइए वो बताइए। तो शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है इंगेज करके। एक्सप्लोर में आता है, सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग होता है, यानी कि एक्सप्लोर में होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करो। तो एक्सप्लोर कैसे करेंगे, जब तक आपके सारे सेंसेस उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे तो एक्सप्लोर नहीं हो सकता है। तो टीचर क्या करता है, या तो खुद से एक्सप्लोर करते हैं या छात्रों के द्वारा एक्सप्लोर करवा लेते हैं। उनसे कहते हैं जी इसको ठीक से बताओ, इसको देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, इस चित्र में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये जो मैं एक साउंड सुना रहा हूँ इस साउंड में क्या समझ में आ रहा है, इस वीडियो में क्या समझ में आ रहा है। और हैंडराइटिंग में कहते हैं इसको लिख करके बताओ, या कोई चित्र बना करके बताओ, या कोई ग्राफ बनाकर बताओ। अलग अलग इंद्रियों को इन्वॉल्व किया जाता है, तो एक्सप्लोर की श्रेणी में आएगा। एक्सप्लेन की श्रेणी में शिक्षक और छात्र आपस में विचार विमर्श करते हैं किसी टॉपिक पर, शिक्षक पहले बताते हैं, फिर छात्रों से उनकी राय पूछते हैं, क्या तुम्हारा इसमें कुछ और राय है, क्या विचार इसमें अलग हो सकता है। अगर छात्र कहता है, अपने विचार देता है, तो फिर शिक्षक उसको अगर सही है उसको सहमति देते हैं, सही नहीं है तर्क के आधार पर उसको काटते हैं। शिक्षक भी शालीन होने चाहिए, शिक्षक को भी शालीनता से ही टीचिंग करानी चाहिए। इलेबोरेट, इसमें होता है जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। कि आज आपको पढ़ाया गया कि भोजन जो है ये मैदा अच्छा नहीं होता है। अब मैदा वाला अच्छा नहीं होता, उसके ज्ञान को शिक्षक, कई बार होता है ना, स्टूडेंट स्कूल से बच्चा आता है, खास करके किशोर बच्चा आता है ना, आज से ना घर में ये नहीं बनेगा मम्मी पापा, ये चीज नहीं होगा, ये बहुत खतरनाक होता है, मैडम ने हमें बताया। वो मम्मी पापा सुनने को तैयार नहीं होता है, मैडम की बात उनके लिए सर्वोपरि होता है। तो वो जो ज्ञान लिया उसको एलेबरेट करता है कि नहीं इसको फैलाना है, इसको हमें अमल में भी लाना है। इवेलुएट में होता है मूल्यांकन करना, तो प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन करना। अब जो उसने ज्ञान लिया, अब उस ज्ञान को घर पे आएगा और ये देखेगा कि वो जो ज्ञान हमने लिया है वो ठीक था या नहीं, उसको व्यवहार में उतारने पर कोई नुकसान तो नहीं, कोई फायदा तो नहीं, कितना वो व्यवहारिक होगा, या कितना जो है सिर्फ किताब तक ही हमें सीमित रखना चाहिए, वो इवेल्युएट भी करता है। तो रचनात्मकता के आधार पर भी हम लोगों ने शिक्षार्थियों का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, सब कुछ सिलेबस के हिसाब से है तो सारा ही इंपॉर्टेंट है। अब है किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस एंड एडल्ट लर्नर्स। अब सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एडोलसेंस जो है वो किसको कहेंगे और जो एडल्ट लर्नर है वो किसको कहेंगे, कैसे इसकी पहचान होगी। तो इसकी पहचान ऐसे है, मैंने चार्ट बना दिया है कि 12 से 18 साल की उम्र के जो होते हैं वो एडोलसेंस की श्रेणी में आएंगे, यानी 12 साल से लेकर के 18 साल तक ये एडोलसेंस होगा। इसको किशोर अवस्था कहा जाता है हिंदी में। और एडल्ट कौन सा हुआ, 18 से ऊपर के जो छात्र होंगे वो एडल्ट की श्रेणी में आएंगे, वो वयस्क कहे जाएंगे। ठीक है, पहले तो जानेंगे ना किशोर कौन है वयस्क कौन है। तो 12 से 18 किशोर, 18 से ऊपर वयस्क छात्र हैं। जैसे अभी हम लोग क्लास में कौन सी श्रेणी के छात्र हैं, एडोलसेंस हैं या एडल्ट हैं? अडल्ट। वयस्क हैं सर, एडल्ट। अच्छा, जवाब जवाब हम तो आगे, देंगे हम ये आगे कौन निकल सा गए सर। आप तो 60 पहुंच गए, लेकिन 18 से ऊपर है तो सब आ जाएंगे उसी में। तो ठीक है, आप तो प्रौढ़ की अवस्था में पहुंच गए हैं। प्रौढ़ क्या, आप 60 जैसे आपका पूरा होगा, रिटायर होंगे तो आप बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन युवा बुजुर्ग रहेंगे क्योंकि आप योग करते हैं। तो हमने ये देख लिया, रजनी जी की बात हो रही थी, आप लोग सोचेंगे किनको कह रहे हैं। तो ये हमने किशोर और एडल्ट
ये दो कैटेगरी पहले तो उसका हमने देख लिया किसको कहेंगे। अब जो दोनों ही आयु वर्ग के हैं, इनको इनके सोचने में फर्क होता है, समझने में फर्क होता है, इनके व्यवहार में फर्क होता है, इनके बोलचाल के टोन में फर्क होता है। तो वयस्क और किशोर यानी एडोलसेंस और एडल्ट जो है, इनको मुख्यतः 4 पैरामीटर्स पर इनकी विशेषता को आंकेंगे। दिया हुआ है जो हमने ऊपर सिलेबस में आपको दिखाया, शैक्षिक, एकेडमिक वाला, सोशल वाला, फिर था इमोशनल लेवल पर, फिर था कॉग्निटिव जो है उसकी क्या विशेषता हो सकती है। उसी तरीके से एक एडल्ट की शैक्षिक, एकेडमिक विशेषता, सोशल यानी सामाजिक विशेषता, इमोशनल यानी भावनात्मक विशेषता और कॉग्निटिव विशेषता वो हम देखेंगे। पहले हम किशोर की यानी एडोलसेंस की देखते हैं कि किशोर शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं हैं। तो किशोर शिक्षार्थी क्या होता है, खुद को पहला हम लोग क्या देख रहे थे, एकेडमिक वाला देखेंगे, इसको भी उसमें डाल देते हैं। तो आप लोगों का डिमांड था कि इंग्लिश साथ साथ रहेगा, दिक्कत होगी तो बताइएगा। एकेडमिक शैक्षिक वाला कहते हैं किशोर अवस्था में अभी मैच्योरिटी का लेवल जो है आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जा रहा, आ रहा है, जा रहा, ऐसा वाला अवस्था है, या मैच्योरिटी नहीं है। हालांकि वो इतना बड़ा हो गया, मस्तिष्क का विकास इस लेवल पर हो गया है कि तर्क करने लगा है। जब तर्क करने लगा तो खुद का परीक्षण भी करने लगा है, खुद का निरीक्षण भी करने लगा है, और विचार विमर्श भी। आप कोई बात कहो तो एक बार में वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी है, आप करके देखो, जो 12 साल से 18 साल के बीच के आपके घर में बच्चे हैं, वो एक बार में आपकी बात मान जाए ये जरूरी नहीं है। उसके बाद तो इसमें क्या होता है, एक सेकंड डालना पड़ेगा मुझे। तो उसमें जो ये प्रवृत्ति होती है शैक्षिक के हिसाब से, यानी शैक्षिक में आ गए, एकेडमिक में आ गए, तो जब वो स्कूल में है तो टीचर की भी बात को एक ही बार में नहीं मानेगा। अगर टीचर ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं, स्टूडेंट को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, तब तो ये वाली कैटेगरी के बच्चे खूब अपनी बात रखेंगे। और अगर टीचर नहीं देते हैं तो अलग बात है, फिर वो एक बार में बात नहीं मानेगा। इसलिए टीचिंग का स्ट्रक्चर जो है किशोर अवस्था वालों के लिए मानसिक और शारीरिक विकास की और उसकी क्षमता को देखते हुए टीचिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और अभी हमने देखा है ना, जो नई शिक्षा नीति है 7th क्लास से ही उसमें कई चीजें जोड़ दी गई हैं कि कोडिंग सीखेगा बच्चा, या कोई कंप्यूटर का कोर्स सीखेगा, अलग अलग नई एक्टिविटीज जोड़ी गई हैं। ये इसी वजह से टीचिंग का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके किया गया है। ये था आपका पहला शैक्षिक एकेडमिक वाला। दूसरा कौन सा है, सोशल वाला। सोशल में क्या होता है, इस दौरान बच्चे में नए नए अनुभव से बच्चा गुजरता है। इस दौरान बच्चा नए नए अनुभव से गुजरता है, क्योंकि अब वो घर से बाहर भी निकलने लगा है खेलने के लिए। अब छोटा बच्चा होता है तो मम्मी कहती नहीं मेरे साथ ही चलना। अब 12 साल से ऊपर का जैसे होता है, कहता नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अब दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, कभी दोस्तों में झगड़ा भी होगा, कोई समाज के कोई अंकल डांट भी देंगे, कोई नई चीजें वो देखेगा भी, तो नए नए अनुभवों से गुजरता है। कभी उसमें निराशा होती है, कभी खुशी होती है, कभी असफलता मिलती है तो उससे निराश हो जाता है, और कभी सफलता मिलती है तो बहुत उत्साहित भी हो जाता है। यानी कि उसमें अब नई नई चीजों को सीखने की ऐसी ललक होती है और एनर्जी से इतना भरपूर होता है कि तुरंत डिसीजन लेने की उसकी क्षमता आ जाती है, कि वो हो सकता है गलत डिसीजन ले ले तुरंत, हो सकता है कि वो अच्छा डिसीजन ले ले। यानी कि अच्छे बुरे रास्तों पर जाने का उनका दिमागी रूप से वो तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, घर परिवार में हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनके ऊपर नजर रखें और उनसे से ज्यादा हम बातचीत करते रहें। ज्यादा से ज्यादा जब हम बातचीत करते हैं तो वो अपनी समस्या हमें बताता है। अगर समस्या नहीं बताएगा तो पता नहीं वो गलत रास्ते पर ना चले जाए। वह स्वतंत्र जीवन जीने के लिए लालायित होता है, कहता नहीं हम दोस्तों के साथ जाएंगे। अब बर्थडे हम घर में नहीं बनाएंगे, हम बर्थडे जो है बाहर मनाना चाहते हैं, या घर में ही बर्थडे मनाना चाहते हो तो हमारे ग्रुप के बच्चों को ले आओ यहाँ पर, हम उनके साथ बर्थडे मनाएंगे। तो इनकी विशेषता के हिसाब से शिक्षण का प्रारूप तैयार किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ग्रुप डिस्कशन भी इसमें शामिल होता है। अब आते हैं भावनात्मक रूप से जो किशोर बच्चे होते हैं,
उनकी भावनाओं की क्या दशा होती है। तो कहते हैं कि भावनात्मक रूप से ये किशोर बहुत संवेदनशील होते हैं, ये भावनाओं में बह करके फैसला ले लेते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, ये क्या करते हैं, भावनाओं में बह के फैसला लेंगे। इसीलिए हम देखते हैं ये 12 से 18 साल वाली जो उम्र होती है, इसीलिए 10th और 12th वाली जो उम्र होती है, इसमें आपने देखा होगा रिजल्ट आने के बाद बहुत ही बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं कई बार देश भर से। वो इसी एज का फर्क है, वो ज्यादा उम्र वाले में, फिर एडल्ट वाले में ऐसी स्थिति कम आती है, और इस वाले में, किशोर वाले में ऐसी स्थिति ज्यादा आती है। कहते हैं भावात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होता है, किसी चीज को सीखने समझने में उसकी शीघ्रता होती है, उतावलापन होता है, व्यवहार में ही उतावलापन होता है, और अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो गलत प्रवृत्ति का शिकार भी हो सकता है। इसीलिए भावात्मक रूप से सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव वाला, संज्ञानात्मक में ये विशेषता क्या होती है, इस उम्र में बच्चे नैतिक और अनैतिक विषय वस्तु को लेकर के सजग हो जाता है, मतलब इस समय से सजग हो जाता है, हालांकि अभी ठोस नहीं हुआ है, लेकिन सजगता, अवेयरनेस उसके अंदर है, ये गलत है और ये सही है। इसका भी उदाहरण मेरे पास है। अभी क्या हुआ, मेरा बेटा है 12 साल का, अभी 12 साल में आया हुआ है, तो उसको फुटबॉल एकेडमी में मैंने लगाया हुआ, तो वो हफ्ते में 3 दिन फुटबॉल एकेडमी में जाता है। एक दिन उसने कहा कि पापा कभी आप भी आया करो फुटबॉल एकेडमी में, देखो तो मतलब बैठ करके मैं कैसा खेल रहा हूँ। उसने कहा लेकिन पापा एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ जो गार्जियन जाते हैं या जो अ, अभिभावक जाते हैं, उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था है, जहाँ व्यवस्था है वहीं बैठना, और वहां जो है गार्ड से जो है बहस मत करना कि नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं तो उधर नजदीक जा करके अपने बच्चे को देखूंगा, वो मत करना पापा, ये ठीक नहीं लगता है। मैं ये सुन करके अचंभित हो गया कि अब तक मतलब उसके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकली थी, और वो बात जब निकली तो मैं और मेरी वाइफ दोनों एक दूसरे को देखने लगे और हमने कहा बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, चिंता मत करो। ये क्या था, उसको नैतिकता का ज्ञान हो रहा है कि नहीं ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ऐसा नहीं करना है, गलत चीज को लेकर बहस नहीं करना चाहिए, जो नियम बना हुआ है कि यहाँ बैठना चाहिए गार्जियन को, तो वहीं बैठना चाहिए, वहीं से आप देख लो। ये संज्ञानात्मक विशेषता है किसका, किशोर बच्चों का। अब हम लोग आते हैं वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता, इन्हीं 4 पैरामीटर्स पर हम देखते हैं, कौन सी, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और कॉग्निटिव वाले लेवल में। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? नो सर, ठीक है। नहीं सर, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं, उसी 4 स्तर पर हम देखेंगे। 4 स्तर में कौन सा है हमारा, पहला है एजुकेशनल लेवल वाला, एकेडमिक जिसको कहते हैं, एकेडमिक। एकेडमिक में क्या होता है, अब जो वयस्क शिक्षार्थी है उनका मस्तिष्क एडोलसेंस वाले से ज्यादा अच्छा होता है, अच्छा इन द सेंस कि ज्यादा डेवलप्ड होता है। ज्यादा डेवलप्ड होने की वजह से तर्क शक्ति, कैचिंग कैपेसिटी, ये एडोलसेंस से एडल्ट में ज्यादा होता है। तो मस्तिष्क का विकास इस स्तर तक हो चुका होता है कि उसके अंदर एक जिम्मेदारी भी आती है, और सही दिशा में सही विषय को पकड़ करके वो तर्क वितर्क करते हैं, उनका ज्ञान विकसित होता है, फालतू चीजों पर तर्क कम करेंगे। टीचिंग के प्रति खुद उत्तरदायित्व की भावना होती है, जैसे अभी यही उदाहरण है आपने जो कहा, ये आपकी उत्तरदायित्व की भावना है टीचिंग के प्रति, कि एग्जाम में जो है इस तरह से आता है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो शब्द आसानी से समझा रहे हैं, लेकिन उसमें टीचिंग में एग्जाम के दौरान जो शब्द होते हैं वो थोड़े भारी भरकम होते हैं, इसको हम कैसे करें। यही तो है एडल्ट शिक्षार्थी की एक विशेषता, ये आपकी खुद की विशेषता है। तो शिक्षक का इसमें रोल क्या होता है, निर्देशात्मक ज्यादा होता है, और थोड़ा सा बता करके शिक्षार्थी ज्यादा सीख लेता है, फिर अपनी समस्याओं को खुद से पहले निपटाने की कोशिश करता है। जब खुद से नहीं निपटता है तो फिर जो है टीचर से निर्देश लेता है, इस तरह से उसका विकास होता है। पहले आपने कहा कि पहले हमने बुक पढ़ा, फिर क्वेश्चंस देखा, नहीं समझ में आया, तब आपने अभी क्वेश्चन रेज करा कि नहीं इसको क्लास में एक बार निर्देश दे दे तो आगे हम इसको पकड़ लेंगे। यही हो गया एडल्ट वाली विशेषता हो गई, ये विशेषता में आएगा। दूसरा है सामाजिक, इसमें यानी सोशल,
अब सोशल में क्या है विशेषता, ये विशेषता है एडल्ट की। कहते हैं वयस्क विद्यार्थी समाज में रुचि लेने लगता है, जब बड़ा होता है देखता है समाज में क्या क्या हो रहा है, कोई फंक्शन तो नहीं हो रहा है किसी पर्व त्योहार में, गोविंदा वाला होता है ना वो क्या मटकी फोड़ने वाला जन्माष्टमी वाले समय में, उसमें क्या होते हैं एडल्ट स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, तो अच्छी तरह से खुद को उसमें वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, समावेशित मतलब उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है या जिम्मेदारी लेता है, हिस्सेदारी लेता है, रीति रिवाजों में भागीदारी निभाता है, और भागीदारी ही नहीं निभाता है, वो कहता है ये जो हो रहा है इसको ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता, और ये जो हो रहा है ये थोड़ा गलत है, इससे नुकसान हो सकता है, इससे फायदा हो सकता है, उसमें सलाह भी देता है, तर्क भी देता है, और अपनी जिम्मेदारी को निभाने को लेकर वो तत्पर भी होता है। उसके बाद आता है इमोशनल। इमोशनल जो कैटेगरी विशेषता है उसकी, इमोशनल कैटेगरी विशेषता जो है उसमें ये जो वयस्क विद्यार्थी होते हैं ये भावनात्मक, भावना तो सबके अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है, किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है, लेकिन एडल्ट वाले में ये जनरल माना जाता है कि वो भावनात्मकता की स्थिति में दिल से निर्णय ना लेकर के दिमाग से निर्णय लेता है। किशोरावस्था में क्या था कि हम दिल से ज्यादा निर्णय ले रहे थे, भावनात्मक अवस्था में हम निर्णय ले रहे थे, लेकिन ये जो एडल्ट है वो भावनात्मक स्थिति में भी तर्क वितर्क करके दिमाग से निर्णय लेता है। अब जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण इसका ले सकते हैं कि जो किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं उनको अगर लड़की से प्यार होता है तो कहता मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। अब क्यों भाई, क्यों जान देना है, अरे। और जो ये होते हैं एडल्ट वाले होते हैं ये कहते हैं कोई बात नहीं, आपको मैं आपको पसंद है, आप पसंद नहीं, कोई बात नहीं, हम अच्छे फ्रेंड बन के रह सकते हैं, कोई नहीं फ्रेंड बनना वो भी कोई बात नहीं। वो सोचता है, तर्क करता है, क्यों जान देना है, ये मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम किसी और से तरफ बढ़ेंगे, या वो देखता है क्यों करना, प्यार मोहब्बत में पढ़ना ही क्यों है, तो वो तर्क करता है, दिमाग से फैसला लेता, भावात्मक नहीं होता है। और जो किशोरावस्था वाला होता है उसमें आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, पत्थर से भी मार मार करके, अगर ये तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, वो स्थिति उनमें ज्यादा होती है। तो इस तरह से भावात्मक ये एडल्ट जो है ये फैसला तर्क के आधार पर लेता, भावना के आधार पर नहीं। संज्ञानात्मक विशेषता, कॉग्निटिव वाला, ये एडल्ट की हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है वयस्क विद्यार्थियों में मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो चुका होता है तकरीबन। तो वयस्क शिक्षार्थी क्या करता है, कल्पना करता है किसी चीज के बारे में, तथ्यहीन तर्क उनके सामने अगर आप रख दो तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है और ढूंढ भी लेता है, गलत चीजों पर तुरंत अच्छे तरीके से विरोध जताता है, उसका विश्लेषण करता है, नए नए सिद्धांत देता है, जिन सिद्धांत में कमी है उस कमी को ढूंढ करके उसका सॉल्यूशन देता है। यानी इसमें पीएचडी वाले जो होते हैं, पीएचडी वाले भी इसी में आएंगे ना, एडल्ट की श्रेणी में आएंगे। वो तो एक टॉपिक उन्होंने ले लिया कि अनुलोम विलोम करने से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, अब जो पहले प्रभाव पड़ा हुआ उससे कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है। तो संज्ञानात्मक विशेषता हुई एडल्ट स्टूडेंट की। अब किशोर और वयस्क विद्यार्थियों में हमने कंपैरिजन करके और चीजें समझने की कोशिश की, ऊपर भी हमने कंपैरिजन भी करा उनकी विशेषता को देखते हुए, और भी नीचे हम करेंगे, लेकिन आज रहने देते हैं, 10-5 हो गया है, ज्यादा दिक्कत नहीं, इसको कल करेंगे और भरेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग खुद से भरें कि अधिगम में किशोर छात्र की क्या स्थिति होगी, वयस्क की क्या होगी, अनुभव के आधार पर किशोर की क्या स्थिति होगी, वयस्क की क्या स्थिति होगी, ये हम करेंगे। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि टीचर सेंट्रिक मेथड्स और लर्नर सेंट्रिक मेथड्स, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि। ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।